Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसमें हम लोग रिस्क को कैसे मेजर करना है कैपिटल बजटिंग के अंदर उसकी कुछ टेक्निक्स करेंगे। दो मेन टेक्निक आपको इस चैप्टर में दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर किया है वो था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं, तो हमने इसमें टोटल 5 टेक्निक्स डिस्कस की थी। सबसे पहले आपकी थी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसके बाद था पेबैक पीरियड मेथड, देन देयर वाज एनपीवी, देन देयर वाज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इन द लास्ट वी वर हैविंग आईआरआर। तो इन पांचों टेक्निक्स के अंदर जो आपका फ्यूचर में जो कैश फ्लो होने वाला है उसमें अगर वेरिएबिलिटी आती है फ्यूचर कैश फ्लो के अंदर, जो आपने एक्सपेक्ट किया है और जो एक्चुअल में होगा उसके बीच में जो वेरिएबिलिटी है उसका जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज रिस्क। तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर, तो उसके लिए कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं। अगर कोई रिस्की प्रोजेक्ट है तो अगर ज़्यादा रिस्की है तो उसमें कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या है। कैपिटल बजटिंग मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया है जब हमने इंट्रोडक्शन किया था कैपिटल बजटिंग का, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम हाउ यू विल बी डिसाइडिंग कि कौन सी एसेट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, तो दैट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी है किसी एसेट के अंदर, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, तो उसके लिए आपको टेक्निक्स दी गई हैं हाउ टू डिसाइड टू चूज अमंग्स द डिफरेंट एसेट्स। तो इसमें रिस्क की क्या बात है, रिस्क का क्या मतलब है। अगर कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिस्क का मतलब है कि जो आपका जो एक्चुअल कैश फ्लो होगा और आपने जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज नोन एज रिस्क। तो अब देखिए, आप जब कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेते हो तो आपने मान लो 1 लाख रुपए की कोई मशीन ली है आज, तो आज ही आपको डिसीजन लेना है कि इस मशीन को ले या ना लें। तो आप क्या करते हो, ये मशीन मान लो 5 साल चलेगी, 5 सालों में आपको फिर क्या करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना पड़ता है कि इस मशीन से कितना कैश फ्लो आपको होने वाला है। तो आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लिया, कैश फ्लो को एस्टिमेट कर लिया, इसको एस्टिमेटेड कैश फ्लो भी बोल सकते हो। तो आपने निकाल लिया कि 20,000 फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो होगा, फिर 25,000 थर्ड ईयर में, 25,000 फिर 20,000 और फिर 25,000। तो ये टोटल आपको 1,10,000 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हो गया। अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि ये एस्टिमेटेड है, आपने अंदाजा लगाया है, तो एक्चुअल में जो होगा वो इससे कुछ डिफरेंट होगा। तो वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए रिस्क है। वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आपने जो उस मशीन को अगर परचेज कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। तो जो एक्चुअल कैश इनफ्लो है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है कि अब जो एक्चुअल कैश फ्लो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। अब जो आपका एक्चुअल कैश फ्लो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या रही, एडवर्टीजमेंट आपने कितना किया, आपकी सेल्स क्या रही, कंपटीटर्स ने क्या क्या किया,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी रहेंगी, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है आपकी जो एक्चुअल कैश इनफ्लो। तो आप जो एस्टिमेट लगाते हो फ्यूचर कैश इनफ्लो का, वो ये डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेटली आपने वो एस्टिमेट लगाया है। आपने जो एस्टिमेट लगाया है वो कितने एक्यूरेटली आप लगा पाए। एक्यूरेटली लगाने का मतलब कि आपने ये जो पूरे के पूरे इवेंट्स हैं, सेल क्या होगी, कंपटीटर्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट कितनी करें, रॉ मटेरियल कहाँ से लें, तो इन सब बातों को अगर आपने एक्यूरेटली अगर एस्टिमेट कर लिया, फिर तो आपकी जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो है वो आपका एक्चुअल कैश फ्लो के आसपास ही होगा। तो आप क्या करते हो, जब एस्टिमेट लगाते हो तो इन सारे के सारे इवेंट्स को आप फोरकास्ट करते हो। हमने फोरकास्टिंग टेक्निक की है, उसमें आप क्या करते हो, मोटा मोटी इसका एक फिगर निकाल लेते हो कि इतना आपको, इतनी सेल होगी तो इतना प्रॉफिट होगा, इतनी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इतना हमारी सेल होगी। तो आप क्या करते हो, फोरकास्ट करते हो। एस्टिमेट लगाने के लिए आप फोरकास्ट ही करते हो। तो फोरकास्टिंग जो है वो आप परफेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर इवेंट जो है वो आपके जो फ्यूचर इवेंट होने वाले हैं जिसके बेस पे आप फोरकास्टिंग कर रहे हो वो अनसर्टेन है। आप जो एस्टिमेट लगा रहे हो किसके रिगार्डिंग, कैश फ्लो के रिगार्डिंग, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है एस्टिमेट, क्योंकि जो आपका जो कैश फ्लो है ये अनसर्टेन है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। तो लेस एक्यूरेटली अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा रिस्क होगा, और अगर आपने ज्यादा एक्यूरेटली कर दिया इसको तो आपके पास कम रिस्क होगा। तो रिस्क का मतलब क्या है कि आपका जो एक्चुअल हुआ है और आपका जो एस्टिमेटेड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर आपने ढंग से एस्टिमेट कर लिया तो ये एक्चुअल के आसपास ही होगा, फिर आपके लिए रिस्क कम है, फिर आपने जो भी एसेट खरीदी है, जो भी टेक्निक लगाई है वो ठीक है। बट अगर आपने मान लो एस्टिमेट किया था फ्यूचर कैश फ्लो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का कैश फ्लो होगा, और वो अगर एक्चुअल में 1,05,000 रुपए हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपने जो मशीन के लिए जो भी एनपीवी लगाया था, कोई भी टेक्निक लगाई थी वो ठीक है। बट अगर एक्चुअल में मान लो आपकी सेल हुई है, इनफ्लो हुआ है 50,000 रुपए का, तो फिर तो आपने जो डिसीजन लिया है एसेट के रिगार्डिंग, मान लो 3 एसेट थी, ए बी और सी, आपने फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट किया, उसके बेस पे आपने ए मशीन को चूज किया था। बट जब आपने एक्चुअल में देखा तो उनके बीच में डिफरेंस बहुत आया, तो इसका मतलब बी और सी को भी आप देख सकते थे, बट आपके जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो है उसके बेस पे आप उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाए। दैट इज द रिस्क। सो रिस्क का यहाँ क्या मीनिंग हुआ कि आपकी जो वेरिएबिलिटी है एक्चुअल में और एस्टिमेटेड कैश फ्लो में, उसको हम रिस्क बोलते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आपको पूरी की पूरी रिटर्न मिलने वाली है किसी चीज से, अगर आपने मान लो बैंक के अंदर पैसा जमा करवा दिया और आपको 4% रिटर्न मिलेगी बैंक में, तो आपको एक्यूरेटली पता है, तो इसमें आपने जो एस्टिमेट लगाया है वो एक्चुअल के बिल्कुल बराबर है, तो देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो। बट अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया है तो बहुत रिस्क है। रिस्क का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबिलिटी बहुत है, किसमें, एक्चुअल में और एस्टिमेटेड में। आप जो एस्टिमेट कर रहे हो फ्यूचर के लिए और एक्चुअल में जो हो रहा है उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने एक्यूरेटली इसको एस्टिमेट नहीं किया तो बहुत ज्यादा रिस्क है, और अगर आपने ढंग से एस्टिमेट कर लिया तो इसमें कम रिस्क है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क विद रेफरेंस टू कैपिटल बस्टिंग। तो मीनिंग क्या है इसका, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अगर हम रिस्क की बात करें तो कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस से, कैपिटल बस्टिंग के हिसाब से रिस्क क्या है, कैपिटल बस्टिंग के अंदर अगर रिस्क की बात करें तो वो रिस्क क्या है कि आपका एक्चुअल कैश फ्लो है और जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसके अंदर जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज, वो डिफरेंस ही रिस्क है आपका, उसी से आपको फर्क पड़ेगा। तो फ्यूचर इवेंट जो आप एस्टिमेट करते हो, फोरकास्ट जिसके बेस पे आप लगाते हो, वो अनसर्टेन है। तो जितना आप लेस एक्यूरेटली आप फोरकास्ट करोगे उतना ही आपको रिस्क ज्यादा होगा कैपिटल बस्टिंग के अंदर। तो रिस्क किससे रिलेटेड है, वेरिएबिलिटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न।
तो फ्यूचर में अगर जो रिटर्न हो रही है आपको, उसमें अगर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी किसके कंपैरिजन में? एक्चुअल के कंपैरिजन में। एक्चुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है और आपने जो एस्टिमेट किया है वो कितना है, इनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है अगर वो ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में। अगर वो वेरिएबिलिटी कम है तो आपको कम रिस्क लेना पड़ेगा। कितनी तरह के रिस्क हो सकते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जब आप लोगे? तो देखिए, एक प्रोजेक्ट जो आप लगाते हो उसमें 5 तरह के रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। ये जैसे नाम से पता लग रहा है, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होता है, उस एसेट से रिलेटेड ही, प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है? उसके जो एक्चुअल कैश फ्लो और जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो है, इसमें जो डिफरेंस है वो ही आपका रिस्क होता है। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको ज्यादा या कम कैश फ्लो दे सकता है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले, या तो आपने एस्टिमेशन गलत लगाया था, या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो आप ढंग से मेजर नहीं कर पाए। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका रिस्क है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। सेकंड है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इंडस्ट्री का क्या मीनिंग हुआ? वो कंपनीज जो सेम तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इस तरह का जो रिस्क है वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही सिर्फ प्रभावित करता है। तो ये किस कारण हो सकता है? जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जो उस प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसमें चेंजेस आए हैं सिर्फ उसी इंडस्ट्री के लिए। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, कार इंडस्ट्री या मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। तो कार का अगर रॉ मटेरियल का प्राइस अगर चेंज हो गया, जैसे BS6 आ गया, पहले BS4 था, अब ऑटोमोबाइल के अंदर BS6 गाड़ियां आ रही हैं जो कि लेस पोल्यूशन के लिए फेमस है। तो इसमें उनको अलग से पार्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, नया इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, उससे उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। तीसरा है कंपटीशन रिस्क, कि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, आपके कंपटीटर के जो एक्शन है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हालांकि कंपटीटर के जो एक्शन है उनको आप एंटिसिपेट कर रहे हो, बट एक्चुअल एक्शन मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंटिसिपेटेड। तो ये भी एक रिस्क है कि आप कंपटीटर को पूरा जज नहीं कर पा सकते। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन रिस्क, कि देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, जनरल लेवल क्या है बिजनेस एक्टिविटीज का सारी की सारी कंपनीज के अंदर। जैसे कि इंटरेस्ट रेट में कितना चेंजेस आ रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, रिसेशन है, कंट्री की जो इकोनॉमी की जो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, सोशल कंडीशन क्या है। तो इन सब बातों से भी काफी फर्क पड़ता है कैश फ्लो में। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ये पूरी की पूरी इसने पूरी इकोनॉमी को ही अफेक्ट किया है। तो आपने जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो बनाया होगा पिछले साल और अब जो एक्चुअल चल रहा है उसके बीच में बहुत सारा डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस कहाँ से आया है? वो इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस हुए हैं उससे आया है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा रिस्क हो गया है। आपने जो कैपिटल बजटिंग का डिसीजन जो लिया है उसमें आपके जो एक्चुअल कैश फ्लो और एस्टिमेटेड कैश फ्लो होंगे उनमें काफी डिफरेंस होगा। तो आप जो सोच के चले थे वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के कारण भी आपके कैश फ्लो में काफी डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह के रिस्क को कैसे कैपिटल बजटिंग में लेके चलें, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है। लास्ट है आपका इंटरनेशनल रिस्क। इंटरनेशनल रिस्क में क्या होगा कि आपकी एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, पूरी इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी जैसे कोविड-19 के कारण पूरे के पूरे हर एक देश की आपको देखेंगे इकोनॉमी कम हो गई है। तो पूरी की पूरी कंट्रीज ही उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। अब इंडिया की -23% है, बाकी कंट्रीज की भी माइनस में है। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बिडेन के बीच में, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो इन सब बातों के कारण आपके जो कैश फ्लो है आपने जो एस्टिमेट किए हैं उसमें और एक्चुअल में काफी डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के अंदर थोड़ा रिस्क फैक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो हाउ टू इनकॉर्पोरेट रिस्क इन कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, कि जब आप कैपिटल बजटिंग एनालिसिस करते हो, जैसे आपने एनपीवी लगाई है या आईआरआर लगाया है, तो जो आप रेट लेके चले हो 10%, 12%, क्या इस रेट के अंदर आपने रिस्क को ले लिया?
किस तरह का रिस्क, कि फ्यूचर में इंडस्ट्री के साथ क्या होने वाला है, गवर्नमेंट कैसी रहने वाली है, उन सब बातों को भी आपको एनालाइज करना चाहिए। तो अगर एक लार्ज प्रोजेक्ट है तो आपको उसको, अगर रिस्की प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको ये जो रेट ऑफ रिटर्न आपने 10% लगाई है इसको आपको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि रिस्की प्रोजेक्ट की जो आपको रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ टेक्निक्स आपको दी गई हैं। तो अब देखिए, जैसे कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई रिस्क नहीं है, फिर आप जो नॉर्मल आपकी रेट ऑफ रिटर्न है उसी को आप लेके चल सकते हो, और आपने एनपीवी आईआरआर जो भी लगाना है आप उसको लगा लीजिए। बट अगर आपका प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, फिर आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि फ्यूचर में जो कैश फ्लो होने वाला है, अगर आप उसके रिगार्डिंग सर्टेन नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक का यूज करना चाहिए। तो जैसे ही आपको थोड़ा सा रिस्क का पता लग जाए, उस रिस्क को मेजर करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। वो टेक्निक्स क्या हैं जो रिस्क को हैंडल करती हैं? सबसे पहली टेक्निक है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच, RADR। इसमें हम डिस्काउंट रेट को ही थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसके अंदर रिस्क को इनकॉर्पोरेट करते हैं। दूसरी है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। इसमें हम डिस्काउंट को, रेट को नहीं छेड़ते, बल्कि कैश फ्लो को चेंज करते हैं। इसमें हम डिस्काउंट रेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसमें कैश फ्लो। फिर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, कि ये जो कैश फ्लो होने वाला है इसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको लेके चलते हैं। और लास्ट आपका है डिसीजन ट्री अप्रोच। इसमें हम पूरा एक डिसीजन ट्री बनाते हैं कि ये डिसीजन लोगे तो क्या होगा, ये डिसीजन लोगे तो क्या होगा। बट इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये दो टेक्निक डिस्कस करेंगे, RADR और CEA। तो ये चार टेक्निक जो है ये क्या चीज लेके चल रही हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, हाउ टू इनकॉर्पोरेट रिस्क इन कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपके जो एक्चुअल कैश फ्लो होंगे और आपने जो एस्टिमेट लगाया है एनपीवी के टाइम, आईआरआर के टाइम जो कैश फ्लो निकाला है, उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। तो अगर आपके इन डिफरेंसेस को ये रिस्क मानते हैं हम, तो आपका जो एस्टिमेट किया है आपने जो कैश फ्लो, इसके अंदर रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट करें? तो दो टेक्निक है। एक तो ये है कि आपके जो डिस्काउंट रेट है जो आप आर लेके चलते थे, अगर आपका रिस्क ज्यादा रिस्की है तो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दो, 10% की जगह 15% कर दो, या फिर आप अपने कैश फ्लो को थोड़ा सा चेंज कर दो। तो इन दोनों टेक्निक को देखते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है अगर आपने कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क को भी इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा रिस्की है तो हम इस अप्रोच को लेके चलते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, आपको पता है कि थोड़ा बहुत रिस्क तो सभी प्रोजेक्ट के अंदर होता है। तो वो जो रिस्क है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम कैसे अपने कैपिटल बजटिंग के अंदर डालें? तो हम क्या करते हैं, रिस्क प्रीमियम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। रिस्क प्रीमियम, ये आपका जो रिस्क है उसकी कुछ परसेंटेज हम किस में ऐड कर देंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दी हुई है आर मान लो आपकी 10% है, तो हम 2% इसमें एक्स्ट्रा रिस्क अगर है तो 12% कर देंगे। तो कैश फ्लो जो है अगर ज्यादा रिस्की है तो वो आपके हाई डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंटेड किए जाएंगे, और अगर वो सेफ प्रोजेक्ट है तो आपको लो डिस्काउंट रेट मिलेगी। एग्जाम्पल देखो क्या है, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट लगाया और वो प्रोजेक्ट आपका सेफ प्रोजेक्ट है, काफी सेफ है, उसमें रिटर्न काफी अच्छी आएंगी, उसमें वेरिएबिलिटी नहीं होगी। तो आपने, हम आर लेके चलते थे 10%, तो आपको पता है कि एनपीवी कैसे निकलेगी, सिग्मा एन टी, ये जो आपके कैश फ्लो होने वाले हैं इन सबको आप डिवाइड कर दोगे इससे, और ये 0। तो ये जो आर थी आपकी, तो ये 10% थी कि आपने मार्केट से मान लो 10% पे पैसा उठा रखा है और ये प्रोजेक्ट आपका सेफ है, तो आप आर जो है वो 10% ही लेके चलोगे। बट अगर मान लो आपने मार्केट से 10% पे पैसा उठा रखा है
और आपको उनको 10% रिटर्न देनी है, वो 10% मांग रहे हैं आपसे, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, और आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो वो काफी रिस्की है। वो प्रोजेक्ट जो है दैट इज ए रिस्की प्रोजेक्ट। अब यहाँ रिस्की का क्या मतलब है? रिस्की का ये मतलब है कि हम जो एस्टिमेट करके चल रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल के बराबर ही हो। तो अगर एक्चुअल से बहुत ज्यादा दूर होने के चांसेस होते हैं तो उसको हम रिस्की प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा रहने के चांसेस है, वेरिएबिलिटी अमंग एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड। तो अगर प्रोजेक्ट काफी रिस्की है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें 10% रिटर्न जो देनी है लोगों को, कम से कम देनी ही देनी है, तो हम इसमें कम से कम 3% या 4% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, फिर हम इसको क्या मान लेंगे 14%। तो जितना प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होगा डिस्काउंट रेट उतनी ही ज्यादा होगी, जितना प्रोजेक्ट सेफ होगा डिस्काउंट रेट उतनी ही कम होगी या इक्वल होगी जो भी आपकी रेट ऑफ रिटर्न है। तो हम डिस्काउंट रेट को चेंज करेंगे। अब इसमें ये देखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट को एडजस्ट कर रहे हैं हम, वी आर एडजस्टिंग द डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है तो इन्वेस्टर जो होता है वो रिस्क अवर्स होता है और वो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। वो ज्यादा रिस्क कब लेगा, जब उसको आप ज्यादा रिटर्न दोगे। अब सेफ के लिए तो वो 10% में राजी है, और अगर रिस्की प्रोजेक्ट है, कम थोड़ा सा रिस्की है, तो 11% पे राजी है। वो मोस्ट रिस्की है तो वो 15% लेगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये रूल होता है। तो वो अगर रिस्की प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा क्यों दे, उसके पैसे डूबने के चांसेस है ना ज्यादा, तो वो कहेगा भाई मैं 10% पे नहीं दूंगा, मैं 15% पे दूंगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट उतनी ज्यादा डिस्काउंट रेट से उसको डिस्काउंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो अब देखिए इसका रिलेशनशिप देखिए रिस्क में और डिस्काउंट रेट के अंदर, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ही ज्यादा डिस्काउंट रेट। ये आप जो एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहे हो, यहां पे हमने ले लिया रिस्क, यहां पे आप लेके चले हो रिस्क, तो 10%, 20 और 30, और यहां पे हम लेके चल रहे हैं डिस्काउंट रेट को, और ये डिस्काउंट रेट कौन सी है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो ये हमने एक डायग्राम बना दिया, यहां पे आपकी डिस्काउंट रेट आ रही है। तो ये आपका 6% पे तो हो गया रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, मतलब 6% तक आपको कोई रिस्क नहीं है, रिस्क है 0। जैसे आपने बैंक में पैसा डाल दिया, 6% आपको दे रहा है बंधन बैंक या एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, जितना आप कह रहा है वो उतना ही आपको मिलेगा, तो 0 रिस्क है। ज्यों ज्यों आपकी रिटर्न बढ़ रही है, ज्यों ज्यों आपका रिस्क बढ़ रहा है, आपकी रिटर्न भी बढ़ रही है। यहाँ पे 9% है, जब 0.1 कोफिशिएंट है। अगर आपको 12% रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी ज्यादा होगा, और जब आपका 30% आपका कोफिशिएंट आ रहा है रिस्क का, तो आपकी रिटर्न 15% होगी। तो जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा रिटर्न, उतनी ही ज्यादा डिस्काउंट रेट। मतलब कि आप जो 1+R से जो डिवाइड करते हो, डिस्काउंट करते हो जिस प्रोजेक्ट को, वो ज्यादा रेट पे डिस्काउंट करना पड़ेगा आपको। तो ये मीनिंग है रिस्क में और डिस्काउंट रेट में, ये रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा डिस्काउंट रेट, जितना ज्यादा रिस्क, उतनी ज्यादा डिस्काउंट रेट आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए, करना आपने कुछ नहीं है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में क्या होता है, जो आपकी डिस्काउंट रेट आपको दी गई है, सिंपल क्वेश्चन के अंदर जो डिस्काउंट रेट मान लो 10% दी गई है, और अगर आपके पास कोई रिस्की प्रोजेक्ट है और अब आपने डिसाइड कर लिया कि हम उसमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट रेट ऐड करेंगे, तो अब आपकी ये 15% वाली रेट क्या मानी जाएगी, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो ये जो डिस्काउंट रेट थी सिंपल 10%, इसमें आपने रिस्क को एडजस्ट कर दिया, तो अब ये क्या बन गई 15। तो सिंपल जो आपकी डिस्काउंट रेट थी वो थी 10%, और जो आपने रिस्क को एडजस्ट करके डिस्काउंट रेट में ऐड कर दिया वो बन गई 15%।
अब जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कौन सी रेट पे करना है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट दैट इज 15%। बाकी क्वेश्चन एनपीवी आईआरआर के लिए जो क्वेश्चन का आपकी डीलिंग रहती थी वो सेम रहेगी। इलस्ट्रेशन देखो, द फॉलोइंग आर द नेट कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की आपको नेट कैश फ्लो दिया हुआ है। पहली बार में 4 लाख रुपए लग रहे हैं इनिशियल आउटले, दैट इज द सीओ, और ये 3 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा जो आपको 2 लाख रुपीज, 2,50,000 और 80,000 आपको क्या देगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपको हो रहा है, ये इनफ्लो हो रहा है। तो ये आपको देखो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आपको दे रखी है 15%। इसका मतलब जो आपकी सिंपल डिस्काउंट रेट थी उसमें हमने क्या, मान लो सिंपल डिस्काउंट रेट आपकी 12% थी, अब हमने इसमें 3% क्या ऐड कर दिया, रिस्क फैक्टर भी ऐड कर दिया। तो ये 15% कौन सी रेट है, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट 15%। अब आपने बताना है कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो अब हमने वही जो पहले हम एनपीवी के लिए फार्मूला लगाते थे वही सेम फार्मूला रहेगा, बट उसमें आर हम क्या लेके चलेंगे 15%, और उसके बेस पे अगर वो पॉजिटिव आती है तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आती है तो रिजेक्ट करेंगे। ये भी बताना है कि अगर डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न 20% हो जाए तो क्या करेंगे। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अगर 15% है तो क्या करेंगे, और अगर ये 20% हो जाए तो क्या करेंगे। तो आपने रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपको पता है एनपीवी क्या होता है, एनपीवी का फार्मूला क्या होता है। ये जो आपका कैश फ्लो आता है हर साल का, कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर 1 प्लस आर की पावर 1, कैश फ्लो ऑफ सेकेंड ईयर 1 प्लस आर की पावर 2, कैश फ्लो ऑफ थर्ड ईयर 1 प्लस आर की पावर 3।